नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्फ्यू में इस बार कुछ ज्यादा छूट दी गई है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि इस बार अब बाजार 5 दिन की जगह 6 दिन खुलेंगे। मसूरी और नैनीताल रविवार को खुले रहेंगे, जबकि मंगलवार को बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिम और कोचिंग भी 50% क्षमता तक खुलेंगे। कोचिंग में स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जा सकेगा, केवल करियर ओरिएंटेड बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा मॉल और सिनेमाघर फिलहाल बंद रहेंगे। तक था, अभी 29 से इसको फिर एक हफ्ते के आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाव छूटे के साथ, जिसमें अब मार्केट 6 दिन को संडे को मार्केट बंद रहेंगे। इसके अलावा मसूरी और नैनीताल जो हमारे पर्यटन नगरियाँ हैं, इन दोनों में संडे को भी ये अपना पूरे खुला रहेगा। मंगलवार को मसूरी और नैनीताल बंद रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में बीआरओ के बनाए 75 पुलों और सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें 6 पुल उत्तराखंड के भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत भी वर्चुअली जुड़े। इन पुलों के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। सीएम तीरथ ने इस मौके पर कहा है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन पुलों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो आज पूरा हो गया है। राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार रक्षा मंत्री जी ने ऐसे जो बॉर्डर रोड के उत्तराखंड के भी, जिनमें 6 ब्रिज ऐसे हैं, उनका लोकार्पण किया है। सामरिक दृष्टि से भी हम लोगों को उसका फ़ायदा है और साथ ही यहाँ की जनता को सौगात मिला है, जिसकी हम कई दिनों से प्रतीक्षा में थे। इसके लिए हम माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। रामनगर बीजेपी के चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रामनगर में शिविर में मुख्य रूप से 2022 विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं आज 5 सत्र में मीटिंग हो रही है, जिसमें विपक्ष की राजनीति, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। पहला सत्र 9:15 से 10:45 तक चला। सत्र में प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर बात हुई। दूसरा सत्र 11 बजे शुरू हुआ, जो कि 12:15 बजे तक चलता है। राजनीतिक गतिविधियां, ताकत और कमजोरी पर इसमें बात हुई। तीसरा सत्र 3 बजे से 4:15 बजे तक चलेगा, यानी कि थोड़ा सा वक्त है उसमें। फिर 2022 के रोड मैप पर चर्चा होगी। चौथे सत्र का समय 5:15 बजे यानी कि 5:15 से 6:30 बजे तक है और सत्र में रोड मैप पर नेताओं के सुझाव पर चर्चा होगी। और जो 5वां सत्र है वो शाम 7 बजे से 8:15 बजे रात तक चलेगा। सत्र में सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस पर चर्चा होगी। तो 5वां सत्र टॉपिक के हिसाब से चूज किए गए हैं। 2 सत्र हो चुके हैं, तीसरा 3 बजे शुरू होगा। अभी तक 4 सत्र इस प्रकार के हमने चर्चा की है। हमने अपनी पार्टी की किस प्रकार परिस्थिति है, इस पर हमने लंबी चर्चा की है। अन्य राजनीतिक दलों को और अपनी पार्टी को जोड़कर हमने चर्चा की है। हम लोगों ने 2002, 7, 12 और 17 के चुनावों की पूरी तरह समीक्षा की है। कार्यकर्ताओं के साथ जोड़कर किस प्रकार हम जनता के बीच में जाएंगे, इस पर चर्चा की है। हमने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की है और हम लोगों ने आगे आने वाले समय में विभिन्न सरकार के लोगों से बातचीत करके क्या कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं, तो इस प्रकार ये हम लोगों ने चर्चा की। आने वाले अभी सत्र में लंच के बाद हम लोग रोड मैप पर चर्चा शुरू करेंगे। अब बात उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं, जिसमें नेता विपक्ष के नाम पर आज फाइनल फैसला हो सकता है। नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोपहर बाद आज विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नए नाम पर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। नेता विपक्ष की रेस में विधायक करण माहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल के नाम पर चर्चा संभव है। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद नेता विपक्ष का पद खाली है। सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति की कमान मिल सकती है। वहीं किसी ब्राह्मण नेता को राष्ट्रीय सचिव बनाने पर भी विचार हो सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया है कि हर विधायक नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है, लेकिन पार्टी किसी एक को यह जिम्मेदारी देती है। जल्द ही इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। हमारी संख्या बड़ी सीमित है, हम मात्र 10 लोग हैं
तो नेता प्रतिपक्ष का चयन होना है। इस परिप्रेक्ष्य में दिल्ली है। प्रभारी जी से भी कई साथियों ने मुलाकात की है, हमने भी मुलाकात की है। और जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की चयन का मामला है, प्रभारी जी, संगठन महामंत्री जी, इन तमाम लोगों से जो है मिलकर के अपनी बात सभी लोग कहेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर दिल्ली में माथापच्ची जारी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा है कि 2022 में कांग्रेस कैसे सत्ता में लौटे, इस पर विचार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सबको साथ में लेकर के जिस तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं, हमको 22 की चुनौती को ध्यान में रखना है। 22 में कांग्रेस कैसे सत्ता में आ सकती है, उत्तराखंड के विकास के पहिए को कैसे पुनः पटरी पर ला सकती है, उस पर विचार करना चाहिए। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिथौरागढ़ के मुंसियारी और बागेश्वर के कपकोट में महसूस हुए हैं झटके। इसकी तीव्रता 3.7 थी। रिक्टर स्केल पर 12:18 पर ये झटके महसूस किए गए। उधर चमोली के जोशीमठ से भयानक तस्वीरें सामने आई, जहां हाथी पहाड़ इलाके में लगातार पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज एक बार फिर यहां पहाड़ी दरकने से मलबा नीचे आने लगा, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया। आप भी देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े बोल्डर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिर रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही है कि इन पत्थरों की चपेट में कोई नहीं आया। केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना 19वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जल्द बोर्ड भंग न करने की स्थिति में केदारनाथ से लेकर केदारघाटी के गांव में आंदोलन की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार को यात्रा खोलने से पहले यात्रा व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन केदारनाथ समेत 4 धाम की प्राचीन यात्रा व्यवस्था को बदलने के लिए देवस्थानम बोर्ड गठित किया गया है। चारों धामों के देवस्थान बोर्ड के विरोध के संबंध में हमारा धरना जारी है। हम तीर्थ होने के नाते हमारी कोई मंशा नहीं थी हम धरना प्रदर्शन करें। सरकार ने हमें इतना मजबूर किया कि हमको सड़क पर उतरना पड़ा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। आज राज्यपाल जागेश्वर धाम पहुंचे और मंदिर के दर्शन किए हैं। साथ ही आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए डीएम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राज्यपाल 2 दिनों से अल्मोड़ा जिले के दौरे पर। कोरोना संक्रमण की वजह से वैसे तो सभी उद्योग धंधों पर काफी असर पड़ा है, वहीं इसकी सबसे अधिक मार छोटे उद्यमों पर पड़ी है। रुड़की में कई लोग अपने घरों में अपना पुश्तैनी लघु उद्योग चला रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से कई बंद होने की कगार पर भी पहुंच गए हैं। रुड़की में आईआईटी, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े संस्थान होने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोग अपनी कारीगरी में कहीं पीछे नहीं हैं। सत्ती मोहल्ले के रहने वाले अरशद और एहसान आज भी अपने पुश्तैनी कारोबार को चलाते हैं, जिसमें केरोसिन और भाप से चलते वाले पंखे तैयार कर रहे हैं, जो लगभग 200 साल पुरानी तकनीकी है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल सब काम बंद पड़ा है। कारीगर अरशद ने बताया कि केरोसिन से चलने वाले पंखों की डिमांड काफी अधिक है और देश के अलावा विदेशों में भी इसकी काफी डिमांड है। महीने में 20-25 पीस की डिमांड होती है। बहुत कमी से बिकता है क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और जल्दी से इस पीस को रुड़की में कोई नहीं बनाता क्योंकि वर्क ज़्यादा है। कारीगरों का कहना है कि लोगों को आज भी पुरानी चीजें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए सालों से चला आ रहा ये काम आज बहुत अच्छे से चलता है। उनका कहना है कि कोरोना के चलते उद्योग में काफी फर्क पड़ा है। केरोसिन से चलने वाला फैन हम लोग बनाते हैं, ओरिजिनल को देख के हम लोगों ने डेवलप किया है और ये हमारा वर्क है। जैसे रुड़की में और भी हम डेकोर की आइटम बनती है, जैसे कंपास और आपका सेक्सटेंट, टेलीस्कोप, बहुत सारी वैरायटी है रुड़की में जो भी बनती है, वो भी सब बनती है अपने यहाँ, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही बनाते हैं। इसकी काफ़ी डिमांड है हमारे पास। कोरोना संकट के चलते उद्योगों पर जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन अभी लोगों ने हौसला नहीं हारा है। वो आज भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सकें। मनोज जुयाल,
न्यूज 18 रुड़की। रुद्रप्रयाग के कई हिस्सों में मछली पालन की संभावनाएं मौजूद हैं और कई लोग मछली पालन भी कर रहे हैं। अब मत्स्य विभाग जिले में मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र बना रहा है। 2 करोड़ 63 लाख की लागत से जखोली में बन रहा मत्स्य बीज केंद्र 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। जिले में अलकनंदा, मंदाकिनी, लस्तर जैसी नदियां हैं और कई जल स्रोत भी हैं, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। जिले में फिलहाल भड़ज, किंजाणी, लदोली, उखीमठ और जखोली के कई लोग मछली पालन करते हैं। स्थानीय किसान कितना उसमें रुचि लेता है, अब वो लोग भी चाहेंगे कि हम लोग छोटे छोटे अपने तालाब बना के फिश को पालें, तो उनका भी सेल होगा, उनको भी प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। धारकुड़ी में वो हैचरी कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ के जो जनपद रुद्रप्रयाग के किसानों को और साथ ही हमारे जो नज़दीकी जनपद है जैसे टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, वहाँ के किसानों को भी यहाँ से ट्राउट का मत्स्य बीज हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। देहरादून की सड़कों पर लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक 6 महीने में देहरादून में 130 बड़े एक्सीडेंट हुए, जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ये वो नंबर है। 55 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 96 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। लगातार हो रही इन एक्सीडेंट्स को लेकर अब प्रशासन ऑडिट भी करवाने जा रहा है, जिसमें पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजधानी देहरादून में जनवरी महीने में 65 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, लेकिन इन ब्लैक स्पॉट्स को भी नहीं सुधारा गया, जो हादसों का बड़ा कारण है। ये जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इसका एक कारण सड़क पे गाड़ियों की रफ्तार का ज़्यादा होना भी है। जो बीच में हाईवेज बने हैं उसमें अभी थोड़ा लोग उसके अभ्यस्त नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इसका भी कहीं कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो कुछ ब्लैक स्पॉट वगैरह जो चिन्हित किए गए हैं, इनमें जो भी सुधार की आवश्यकता है वो पूरी की जा रही है। और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनका एक ऑडिट भी किया जा रहा है कि ये क्यों हो रहे हैं और इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक है। कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी। 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला था। चारधाम का लाइव दर्शन करने के भी निर्देश थे। आधी अधूरी सरकार की रिपोर्ट से हाईकोर्ट नाराज हो गया है, तो ये बड़ी खबर है। पहले कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं सिर्फ उन्हीं के लोग जाएंगे, लेकिन बाद में लोगों के लिए फिर RT-PCR की बात भी आती है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो एक बात जो स्पष्ट कही गई है वो ये कि आधी अधूरी सरकार की जो रिपोर्ट थी उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं नजर आया, वो नाराज हो गया। और इसी को लेकर अब ये बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और पिछले दिनों जो हुआ हमने देखा, चाहे शाही स्नान का जिक्र करें, कुंभ के दौरान, एक ये बड़ा कारण है कि एक कम्युनिकेशन गैप रहा, फेलियर रहा जिला प्रशासन का भी। और जो वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, कोर्ट ने नाराजगी दिखाई तो वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे या सरकार की तरफ से क्या दलीलें थी, जरा बताइएगा। देखिए जिनत, जिस तरह से आज हाईकोर्ट ने जो चारधाम यात्रा है उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी शपथ पत्र में कहा था कि हम जो जिले हैं उनके लिए चारधाम यात्रा खोल रहे हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग जिले के लिए केदारनाथ की यात्रा हो या फिर उत्तरकाशी के लिए गंगोत्री की यात्रा हो या फिर चमोली जिले के लिए बद्रीनाथ की यात्रा हो। लेकिन कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर नहीं की और जो सरकार का एफिडेविट था उसको फेक, गलत बताया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो शपथ पत्र सरकार दे रही है उसमें ये बातें कही जा रही हैं कि सैनिटाइजर का उपयोग कराएंगे या फिर जो हाथ बार बार साबुन से धुलेंगे, लेकिन ये सरकार ने नहीं बताया है कि इन चीजों को देखेगा कौन। और कुंभ को लेके और गंगा दशहरा पर्व या नैनीताल का जो कैची मंदिर है उसका हवाला कोर्ट ने दिया और कहा कि पिछले दिनों जो राज्य सरकार की SOP जारी हुई थी और साफ तौर पर उनका पूरा उल्लंघन किया गया। लेकिन जिस तरह से RT-PCR की बात राज्य सरकार कहती रही कि RT-PCR कंपलसरी है, किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने इन सारे तर्कों को राज्य सरकार का नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप RT-PCR कंपलसरी कर रहे हैं तो इसको चेक करेगा कौन। हालांकि जिस तरह से सरकार ने RT-PCR की बात जब कही तो कोर्ट उत्तराखंड चीफ जस्टिस ने क्वेरी भी की कि जो कुंभ को लेकर एक RT-PCR जांच का जो फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा सामने आया है तो उस पर हालांकि अभी जांच चल रही है और बड़ा स्कैम है, तो इन सारी चीजों को लेके कोर्ट नाखुश रही। और जो कुल मिलाकर सरकार अपने तौर तरीकों को लेकर क्या वो कदम उठाने वाली है, कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई। और पिछले दिनों जिस तरह की गतिविधियां हुई, लापरवाही और RT-PCR को लेकर भी स्कैंडल जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियाँ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियाँ। ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। तो एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करेंगे जो नैनीताल से आ रही है। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक है। कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। 1 जुलाई से इस यात्रा को शुरू करने का फैसला था। चारधाम का लाइव दर्शन करने के निर्देश भी थे। आधी अधूरी सरकार की रिपोर्ट से हाईकोर्ट नाराज हुआ और उसने इस पर रोक लगा दी है। इस वक्त की आज की बड़ी खबर है ये, जो लोग भी प्लान कर रहे थे यात्रा में जाने का, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सरकार दरअसल क्या उनका प्लान है, क्या रोड मैप लेकर आगे बढ़ने वाली है, उससे वो कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए।
आप कैसे कोविड के रूल्स फॉलो कराएंगे, आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, आप कैसे टेस्ट करेंगे, अगर आप RT-PCR मैंडेटरी कर रहे हैं तो कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कुंभ में जिला प्रशासन और मेला प्रशासन के बीच की जो कम्युनिकेशन था उसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। और यहाँ पर भी यही माना जा रहा है कि आप क्या करेंगे, आप अपना रोड मैप बताइए कि आप कैसे इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसका सरकार के पास जवाब नहीं था, वो कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर इस अधूरी जानकारी से नाराजगी दिखाई और फिर इस पर रोक लगा दी है। कैबिनेट ने फैसला किया और देखिए ये बहुत बड़ी खबर है और हाई कोर्ट न सिर्फ रोक लगाता है बल्कि नाराजगी भी जाहिर करता है। वो कुंभ मिसमैनेजमेंट का जिक्र करता है, उस दौरान कैसे आपने देखा RT-PCR स्कैंडल सामने आता है, फर्जी लैब्स और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, लेकिन सवालों के घेरे में तो है ही, कैसे राजनीति उस पर हो रही है। और कोविड की वजह से दरअसल जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो उस लिहाज से भी सरकार का जो रोड मैप है, क्या प्लान है, वो सरकार नहीं बता पाई, वो स्पष्ट नहीं कर पाई। और शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, क्या दलीलें थी आप लोगों की, क्योंकि रोक का जिक्र हाईकोर्ट कर रहा है? देखिए, हमने माननीय उच्च न्यायालय का हमेशा सम्मान किया है जी, और मैं कह सकता हूं कि जब किसी की जिंदगी का प्रश्न हो, आजीविका का प्रश्न हो, पहाड़ की रोजी रोटी चलती है इस यात्रा के ऊपर, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को अगर सारे नॉर्म्स के साथ मुझे लगता है कि वहाँ अनुमति दी गई तो कि RT-PCR टेस्ट कराना कंपलसरी है और केवल लोकल लोगों को अभी अनुमति दी गई थी कि लोकल लोगों को हम वो करके, और उसके ऊपर एक IAS अधिकारी को डिप्यूट किया गया कि उनकी देखरेख में SOP की गाइडलाइन का मुकम्मल तौर पे पालन हो। अभी वो हम सोच ही रहे थे कि हाई कोर्ट में इस तरह से बयान आना कहीं ना कहीं सरकार के मॉरल को डाउन करता है। तो मेरा तो यही हम विनम्र निवेदन कर सकते हैं माननीय न्यायालय से कि नहीं, ये हमारे तो लोगों सर की कोई ये आजीविका आज का प्रश्न। सर हाई कोर्ट में कोई आज ही थोड़ी ना नाराजगी दिखा दी या आज ही आज में फैसला दे दिया। आप लोगों की दलीलें रहेंगी, आपकी तैयारी, आपका जो प्लान रहा होगा, पीछे के एग्जाम्पल्स हैं सामने, तो और आप रोजी रोटी का जिक्र कर रहे हैं। हम देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग सड़कों पर नाराजगी दिखा रहे हैं, व्यापारी दुकानों को खोलने को लेकर नाराज रहे, तो रोजी रोटी का मसला तो बड़े पैमाने पर है। बड़े पैमाने पर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहाड़ में कुछ और नहीं, हमारे बॉर्डर्स एरिया हैं, वहाँ लोगों की आजीविका इसी पे टिकी हुई है। और तमाम दुकानदार हो, तमाम फल रेड़ी वाले हो, ठेली वाले हो, पंडा पुरोहित हो, तमाम लोगों की जिंदगियों का मामला है। और इसलिए हमने कहा कि आजीविका का प्रश्न है, इसलिए सरकार उसके प्रति गंभीर है। और हम इस बात के लिए भी कहते हैं कि लगातार जो अभी वर्डिक्ट आया है इसके ऊपर चिंतन मंथन किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ कोई चूक हो गई है। हमारी चूक होगी तो सुधार करेंगे, और लगेगा कि कहीं अन्याय हो रहा है तो हम इसके मामले में आगे जाएंगे। नहीं, मैं ये चाहूंगी कि आप, क्योंकि आपने अन्याय शब्द का इस्तेमाल किया, आप जरा ये बताइए कि आप लोगों का एग्जैक्ट प्लान था क्या जिसके तहत आप लोग आगे बढ़ रहे थे? बिल्कुल एग्जैक्ट प्लान ये है कि हमें जान है तो जान भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिंदगियों को बचाना प्राथमिकता है। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में कब तक लेकिन तीसरी लहर भी इंतजार कर रही है, तीसरी लहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, और एक बड़ा कारण ये भी दिया गया कि तीसरी लहर भी आने वाली है कोर्ट में। तो आपके पास उसका रोड मैप क्या है? बिल्कुल, आपने जान और जहान की बात की, सबसे पहले तो जान जरूरी है सर। जी, मैंने कहा कि बिल्कुल, तभी तो हम तो लोगों ने सारे स्टेट खोल दिए, उत्तराखंड में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसीलिए क्योंकि जान जरूरी है। इसलिए मेरी सरकार ने सबसे बाद में अभी तक खोलना स्टार्ट नहीं किया। लोगों का विरोध हमें झेलना पड़ रहा है, विपक्षी दल हम पे टारगेट कर रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, व्यापारियों के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ताकत के साथ खड़े हैं कि नहीं, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें विरोध झेलना पड़ेगा, हम झेलेंगे। ये तीरथ सिंह रावत की सरकार का दम है कि जिसमें विरोध झेलना आता है, और हमने बड़ी ईमानदारी से इस विरोध को झेला है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हम तो आप लोगों के माध्यम से भी, कि आज परिस्थितियां जो हैं वो आप दिल्ली में देखिए ना, क्या दिल्ली में थर्ड वेव नहीं आने वाली? देखिए, अमरनाथ यात्रा को कैंसिल किया गया कोविड की वजह से, अभी आप जानते हैं इस साल रद्द हुई है। क्या ये इतना ज्यादा जरूरी था इस यात्रा की इजाजत देना, या सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे? एक चीज ये बताइएगा। दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हैं कि हमने झेला है विरोध को, जब RT-PCR स्कैंडल सामने आता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे जिम्मेदारी संभालने के वक्त में नहीं हुआ। पीछे भी जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी के ही थे, वो किसी और पार्टी के नहीं थे।
गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कहा गया था इसे। नहीं, ये उनका कहने की, उनके बयान को एक अलग अंदाज से पेश किया गया। उनका कहने का मत सिर्फ इतना था, एक स्कैंडल हुआ, स्कैंडल के पीछे सबसे पहले एसआईटी जांच तो मेरे मुख्यमंत्री ने तय की और बड़ी ईमानदारी से हमने कहा हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है, एक भी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है। किसी कीमत पर भी अगर जरा सा भी भ्रष्टाचार हुआ होगा इस ऐतिहासिक कुंभ में तो सजा भी ऐतिहासिक मिलेगी। कितना बड़ा अधिकारी होगा हम छोड़ेंगे नहीं। सर्कल जितना भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा चाक का उतना बड़ा दायरा बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं और मैं ये मानता हूं कि जहां जब आपकी नियत साफ होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ और आप खुद भ्रष्टाचारी को सजा देने के लिए तत्पर हैं तो फिर किसी कीमत पर भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। वो क्राइम करेगा और ऐसी सजा मिलेगी कि औरों के लिए सबक बने। लेकिन बात इतनी आती है कि जब पत्रकार प्रश्न पूछता है और पत्रकार ये कहता है कि ये कब का विषय है, तो तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे समय का नहीं है। तो इस बात को आपकी सरकार का है, आपके समय का है और आपको इसको स्वीकार करना होगा। कोई बहुत जमाने पीछे का नहीं है, क्योंकि जब शाबाशी लेंगे आप तो फिर सवाल भी आपसे ही उठेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर सरकार अपना रोड मैप क्लियर नहीं